हेलो एवरीवन, आज है 10th ऑफ दिसंबर 2022। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ऑन कुछ एक्सटेंजेंसीज थे जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट, बट आई विल ट्राई टू be consistent from now onwards. So let's get started without wasting time. The government seeks parliamentary nod for additional grant of 3.25 lakh crore this fiscal. India to add 145 gigawatt of renewable energy capacity by 2027, says the International Energy Agencies. Inflation likely to get softened to 9-month low in November. Asian Development Bank approves $250 million policy-based loan to strengthen the logistics sector. Deadline to submit bids for IDBI Bank privatization to be extended till early January. Wheat acreages surges 25% from last year, but weather remains a concern. And India's foreign exchange reserves rise for fourth week, hits over 3-month high. So these are the news that I'll be taking and I'll be explaining the basic concepts जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला है गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से अप्रूवल ले रहा है फॉर एडिशनल ग्रांट ऑफ रुपीज 3.5 लाख करोड़. तो एक्चुअली क्या है ना कि ये एसडीजी जो बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये रेफर किया जाता है. बेसिकली दिस रेफर्स टू कि एक तरह का अप्रूवल लिया जाता है पार्लियामेंट से. हाँ, जो भी गवर्नमेंट रहता है, जो बजट बनाया था जिसने, उसे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है. अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना है तो ओवर एंड एबव जो भी उसने बजट में गवर्नमेंट जो भी बोलता है, ठीक है, अगर उससे उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करना है तो फिर द गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट. ये करना पड़ता है, पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है. ये दिस कैन इधर बी ए फ्रेश फॉर ए फ्रेश, कोई भी फ्रेश स्कीम अगर गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है तो उसके लिए हो सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स है तो फिर उसके लिए भी गम अगर चाहिए कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए, मोर मनी चाहिए तो इज रिक्वायर्ड, देन इन दैट केस गवर्नमेंट विल हैव टू गो फॉर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द ग्रांट. या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो तो उसके लिए भी एसडीजी किया जा सकता है. तो ये जो है इस बार जो है 3.5 लाख करोड़ जो है, दिस विल बी द हाईएस्ट नेट कैश आउटफ्लो, सबसे हाईएस्ट होगा इन द फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में अगर देखें तो. और ये मेजर चंक जो है ऑफ दिस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जो 3.525 लाख करोड़ रुपीज़ है, ये मेजर चंक बेसिकली दो चीज़ों के लिए है. दैट इज़ फर्टिलाइज़र के लिए, फर्टिलाइजर एंड फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी, इन दोनों चीज़ के लिए. और भी चीज़ें जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए आउटले किया जा रहा है, इंडियन रेलवे के लिए, मनरेगा के लिए है, तो ये सब में भी है. बट बेसिकली दीज टू आर द मेजर चंक्स, F2Fs, दैट इज फर्टिलाइजर एंड द फूड. तो फर्टिलाइजर में अगर हम लोग देखें तो फर्टिलाइजर जैसे ही पोटाशियम, हाँ, फॉस्फेट एंड पोटासिक, फॉस्फेट एंड पोटासिक फर्टिलाइजर में इसका आउटले इंक्रीज हो रहा है टू 23,000 करोड़ रुपीज़. हाँ, रुपीज़ 23,000 करोड़. यूरिया में फिर यूरिया इज ऑल्सो ए फर्टिलाइजर, हाँ, जिसमें कि नाइट्रोजन रहता है, अमोनिया बेस्ड रहता है, तो इसका इट इज़ 86,000 करोड़ रुपीज़. सो दैट इज दिस इज द रीज़न बिकॉज मेजर चंक इज गोइंग फ्रॉम द फर्टिलाइजर साइड. और ये इंक्रीज इन सब्सिडी क्यों किया जा रहा है, ये सब्सिडी इसमें क्यों इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली क्योंकि प्राइस जो है इंक्रीज हुआ कब से, आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर के बाद. रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे हमें लगता है कि वुड नॉट बी अफेक्टिंग इंडिया सुन करके किसी भी लेमैन को, बट इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग अ लॉट. और जिस कारण कि हमें जो है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट करना पड़ रहा है सब फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी देने के लिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लोग रशिया से लाते हैं फर्टिलाइजर का, दैट हैज़ इंक्रीज अ लॉट. सो दिस इज द बेसिक रीजन. उसके बाद है फूड सब्सिडी का अगर हम लोग बात करें, सेकंड जिसमें सबसे ज़्यादा जा रहा है, दैट इज़ द फूड सब्सिडी में जो है देर इज़ अ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 80,000 करोड़. अभी एक्सपेंडिचर क्यों क्यों हुआ है, क्योंकि जो इसमें 60,000 करोड़ अप्रॉक्स जो अमाउंट है, दैट इज़ गोइंग टू गो टू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको याद होगा, जो कोरोना टाइम में मोदी गवर्नमेंट ने दिया था कि 80 करोड़ इंडिविजुअल्स को 5 kg ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा, 1 kg पल्सेस प्रोवाइड किया जाएगा. और ये स्कीम जो है एक्सटेंड करता गया है. अभी राइट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल December 31st 2022. बस इस साल दिस ईयर इज गोइंग टू बी द एंड. हो सकता है आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए, नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ. तो ये बेसिकली ये स्कीम के कारण ही इसमें 60,000 करोड़ रुपीज़ तो इस स्कीम में ही चला जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि एक्सपेंडिचर बढ़ा है. उसके बाद हम लोग बात करें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हाँ, थर्ड जहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट इज़ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. हाँ,
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जो उज्ज्वला योजना में जो एलपीजी कनेक्शंस दिया जा रहा है लोगों को, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैव इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। एलपीजी अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें कि सब्सिडाइज्ड एलपीजी दिया जाता है, दैट इज गोइंग टू अमाउंट टू रुपीज 24,943 करोड़ रुपीज। सो दिस इज ऑल्सो अ बिग अमाउंट। फिर अगर हम लोग बात करें चौथा आउटले टू इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को भी में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिसके कारण कि गवर्नमेंट को सप्लीमेंट्री डिमांड करना पड़ रहा है। दैट इज अराउंड 12,000 करोड़ रुपीज इंडियन रेलवे को जाएगा। एंड देन फाइनली द मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA, ठीक है। तो इसमें जो है अराउंड 45,174 करोड़ रुपीस इसमें एक्सपेंडिचर है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो गवर्नमेंट बेसिकली सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट करता है, फूड, फर्टिलाइजर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एलपीजी सब्सिडीज और इंडियन रेलवे और मनरेगा। तो अब आपको लाइक यू कैन, इस न्यूज़ से आपको ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ गवर्नमेंट बेसिकली एक्सपेंडिचर ज़्यादा करता क्या सब्सिडाइज्ड फॉर्म में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो फर्टिलाइजर में करता है, फूड में है, कुछ स्कीम्स चल रहा होगा जिसके कारण कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। उसके बाद जो एलपीजी भी एक तरह का स्कीम ही है जो गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना है उसके तहत कर रहा है। मनरेगा इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्कीम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स है, स्कीम्स रिलेटेड जो सब्सिडीज है, जो फूड सब्सिडी है, हाँ, एलपीजी सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, तो सब्सिडी इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हियर। सो दिस इज द रीजन कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट करना पड़ रहा है। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर मूव्स फर्स्ट सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया टू ऐड 145 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2027। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या है बेसिकली, सोलर, हाइडल, हाँ, विंड, ये सब आ जाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम बात करें तो ये जो 145 गीगावाट होगा, इसमें जो 75% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सोलर एनर्जी का होगा ऑफ कोर्स, और उसके बाद जो है 15% विल बी फ्रॉम विंड एनर्जी एंड द रेस्ट फ्रॉम द हाइडल एनर्जी। तो मेजर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सोलर का होगा। ऑफ कोर्स धूप है, धूप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड ऑल द टाइम। इंडिया में काफ़ी इंसोलेशन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। तो इंडिया का जो है ये इसलिए 145 गीगावाट, it has been decided to increase the capacity because India has already promised। हाँ, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 UP 26 का मीटिंग हुआ था UNFCCC का, उसमें जो है इंडिया ने हैज़ एक्चुअली प्लेस्ड कि वो 500 गीगावाट ऑफ, ठीक है, नॉन फॉसिल बेस्ड ना हो, नॉन फॉसिल कैपेसिटी इंक्रीज करेगा बाय 2030 तक जो 500 गीगावाट चाहिए। तो 145 गीगावाट इट हैज़ डिसाइडेड कि 2027 तक ऐड कर देगा। तो इंडिया इज़, आपको जानना चाहिए कि जो हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी कौन है पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे पहले आता है चाइना। चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। सेकंड में कौन आ सकता है? सेकंड इज़ यूएसए, और थर्ड प्लेस में है इंडिया। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें जो है नॉन एमिशन अपना घटाना है, तो फिर इट इज़ वेरी मच एसेंशियल बिकॉज वी आर द थर्ड लार्जेस्ट, हाँ, कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। वी नीड टू स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। चौथे नंबर पे आता है रशिया, ठीक है, वी कम एट द थर्ड पोजीशन। तो ये जो है 145 गीगावाट ऑफ एनर्जी के जो है एक्चुअली दिस विल एक्चुअली डबल राइट नाउ। जो 2022 में जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2027 में फिर प्रोड्यूस करेंगे, इट विल एक्चुअली बिकम अ डबल इफ वी ऐड दिस 145 गीगावाट एनर्जी। अक्टूबर 2022 का अगर हम लोग बात करें, हाँ, अक्टूबर 2022 में, तो वी हैव ए टोटल ऑफ 172.72 गीगावाट ऑफ, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। नॉन फॉसिल फ्यूल में जो है 119 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी आता है। उसके बाद 46 गीगावाट ऑफ लार्ज हाइड्रो आता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वी हैव अराउंड 6.78 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी राइट नाउ इन ऑन अक्टूबर 2022 न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो 6.7 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी है, 119 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, एंड वी कैन ऐड 145 गीगावाट बाय 2027। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो ये न्यूज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिकॉज राइट नाउ जो इस बार मीटिंग हुआ था, COP का मीटिंग चला था,
हाँ, पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर जो एक्सटेंशन अभी भी चला जा रहा है, इंडिया कंट्रीब्यूशन को लेकर के डिबेटेबल, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। तो वी कैन एक्चुअली वी शुड नो कि हाँ, कि 500 गीगावाट हमारा हमें अचीव करना है बाय 2030। हाँ, ये हमारा कंट्री ने ऐसा प्लेज किया है। सो एंड इन विच मेजर कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द सोलर, फॉलोड बाय विंड एंड देन द हाइडल। एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर in energy consumption. The renewable energy share in the country's total generation mix is likely to increase to 40.9% during financial year 30. So this was all about it. Third is inflation likely to get softened to 9-month low in November. तो अक्टूबर 2022 अभी चल रहा है, क्या दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 10 है आज। हाँ, अक्टूबर 2022 में इन्फ्लेशन कितना था? अक्टूबर 22 में इन्फ्लेशन वॉज 6.77%। दिस इज फॉर ईयर 2022। और नवंबर में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नवंबर में अभी फिगर आया नहीं है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये सॉफ्ट हो जाएगा टू 6.40%। ये दिस फिगर इज एक्चुअली विल बी द 9-month लो, मतलब लास्ट 9 months का से अगर हम बात करें 2022 का, दैट इज फ्रॉम फेब्रवरी में रशिया का और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से जो इन्फ्लेशन जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा है, एंड इट हैज़ ब्रीज्ड, नवंबर तक का बात करें, इट हैज़ ब्रीच द 2 से 4% का जो हमारा टारगेट होता है, टॉलरेंस लेवल 2 से 6%, सॉरी 2 से 6% जो हमारा टॉलरेंस लिमिट होता है, इसको हमेशा ब्रीच कर किया है फ्रॉम फरवरी टू नवंबर सिंस द वॉर स्टार्टेड। तो इन्फ्लेशन इज ग्रेटर देन 6%, ब्रीचिंग द टॉलरेंस बैंड। तो इस कारण से जो है आरबीआई को जो है रिपीटेडली, हाँ, और ये 3 quarters से ज़्यादा ये 6% के से ऊपर रहा, इसलिए आरबीआई को बेसिकली रिटर्न में गवर्नमेंट को जवाब भी देना पड़ा। और क्या वो स्टेप्स ले रहा है इसको कम करने के लिए, वो भी रिटर्न में देना पड़ता है आरबीआई को, अगर वो कंसेक्यूटिव 3 quarters में इंक्रीज रहता है तो ग्रेटर देन 6%। तो लास्ट 9 month में अगर बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट 6.40% इन नवंबर। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। ठीक, और जो इसलिए आरबीआई जो है अभी तक जो टोटल आरबीआई ने क्या किया इस दौरान, 225 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को घटाया। 225 बेसिस पॉइंट, 1 बेसिस पॉइंट क्या होता है, 1/100 इज 1 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो मतलब 2.25% से रेपो रेट को इंक्रीज किया, सॉरी इंक्रीज द रेपो रेट बाय 2.25%। तो अभी राइट नाउ जो है रेपो रेट क्या है, इट इज 6.25%। ये जो है लेटेस्ट अभी जो आरबीआई का मीटिंग हुआ था, आई थिंक वेडनेसडे को हुआ था, हाँ दिस वेडनेसडे, इट इंक्रीज, आरबीआई इंक्रीज बाय 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज किया। हाँ, इंक्रीज करके 6.25 कर दिया। पहले कितना था रेपो रेट, 5.90% था। ठीक, इसको इंक्रीज किया एंड इट बिकेम 6.25। ये वेडनेसडे को तक ये था, फिर वेडनेसडे के बाद ये हो गया, आरबीआई इंक्रीज किया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा कि क्योंकि रिपीटेडली जो इन्फ्लेशन रेट जो है जो टॉलरेंस बैंड है उसको क्रॉस कर रहा है, तो उसको टॉलरेंस लेवल पे लाने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ऐसा करे। और बिकॉज इन नवंबर इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 6.40%, तो फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि फिर से आरबीआई जो है अराउंड 25 बेसिस पॉइंट से फिर से, दैट इज़ इन द अर्ली 2023 में, हाँ जनवरी फरवरी मंथ में, इट इज़ अगेन गोइंग टू इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट। इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि आरबीआई फिर से इंक्रीज करेगा। तो आरबीआई जो है फोरकास्ट जो है इन्फ्लेशन का, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 का, हाँ दैट इज ईयर 2022 मार्च से लेकर के मार्च 2023 तक, हाँ, जो आरबीआई का जो फोरकास्ट है दैट इज की इन्फ्लेशन विल बी अराउंड ऑन एन एवरेज 6.7% पूरे साल में इन्फ्लेशन रेट। सो दिस इज एक्चुअली मोर देन 6%, एंड ये हमारे पॉकेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा आरबीआई जो कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन, दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। और सीपीआई में जो है दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस बिकॉज जो 40% जो बास्केट्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए अराउंड 400 गुड्स रहते हैं, हाँ, फॉर द अर्बन एंड 400 प्लस समथिंग रहता है फॉर द रूरल। ठीक है, तो इन गुड्स में 40% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फूड का होता है। यू शुड रिमेंबर कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 40% कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फूड, हाँ, जो हम लोग डेली खाते पीते हैं। तो दैट इज द रीजन कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। इट अफेक्ट्स द कॉमन पीपल, इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और आरबीआई का दो ही काम है, टारगेटिंग इन्फ्लेशन, प्राइस को कम करना, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ, और एक कंट्री का ग्रोथ को मेंटेन करके रखना बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। और दोनों के बीच में रिलेशन इन्वर्स रहता है, तो इसलिए दिक्कत होता है। तो
दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि इसलिए आरबीआई इज इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2023 अर्ली 2023 अगेन आरबीआई इज गोइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट. राइट नाउ क्या है रेपो रेट? 6.25%. रिमेंबर दिस वन. If the inflation forecast is correct, the decline would take it to where it was just before Russia invaded Ukraine in February. तो it is expected next year February में जो है फिर से वापस इन्फ्लेशन कौन सा लेवल आ जाएगा जो पहले इस साल था जस्ट बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, उससे जस्ट जो लेवल पे जो इन्फ्लेशन था वही नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी में ऑलमोस्ट वही लेवल रीच हो जाएगा. एंड आरबीआई मतलब कि विल बी एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट. नेक्स्ट चलते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक्स अप्रूव्स 250 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर. लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक हो गया कि फ्रॉम लोडिंग, लोड करना, हाँ, ट्रांसपोर्ट करना और अनलोड करना, जो सामान को लाते ले जाते हैं, हाँ, उस प्रोसेस को ही लॉजिस्टिक बोलते हैं. ठीक. तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इट हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर्स. इसे ये लॉजिस्टिक सेक्टर इंप्रूव करने से क्या फ़ायदा होगा? तो क्या होगा कि इससे क्या होगा? एफिशिएंट मूवमेंट होगा, कोई भी गुड्स को एफिशिएंटली लोड अनलोड और ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे. एफिशिएंट मूवमेंट से क्या होता है ना कि अगर ऐसा होगा तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, एक्सटर्नल मार्केट में हम लोग लॉजिस्टिकली सामान को एफिशिएंटली पहुंचाएंगे, टाइम पे पहुंचाएंगे, कम कॉस्ट पे पहुंचाएंगे. इससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा. अगर प्राइस कम प्राइस पे हम लोग कोई भी गुड्स को कहीं पहुंचा दे तो इससे क्या होगा? हमारा कंट्री का इकोनॉमी का डिमांड बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा. सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया था अभी हाल फिलहाल. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इस चीज़ को लेकर, लॉजिस्टिक्स सर्विस को, वर्क सेक्टर को अच्छा करने के लिए, प्लस एक प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है, गति शक्ति योजना, दिस इज ऑल्सो फॉर इम्प्रूवमेंट इन द लॉजिस्टिक एज वेल. तो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेगा लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का. एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है. हाँ, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है. और प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु आसाकावा. मसात्सुगु आसाकावा इज द प्रेसिडेंट. और इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68 कंट्रीज इज मेंबर है, इसके मेंबर है. ठीक है. द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन फ्राइडे इट हैज अप्रूव्ड 250 मिलियन policy based loan to support India's wide ranging reform that aims to strengthen and modernize the country's logistic infrastructure. तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को लोन चाहिए था जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है. दिस वाज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट इज डेडलाइन टू सबमिट द बिड फॉर आईडीबीआई बैंक्स प्राइवेटाइजेशन. उसको एक्सटेंड किया जाएगा टिल जनवरी. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले बता देते हैं इसका बैकग्राउंड कि गवर्नमेंट और एलआईसी जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एलआईसी टुगेदर ये होल्ड करता है 94.71% शेयर आईडीबीआई बैंक में. सॉरी, आईडीबीआई बैंक में अराउंड 94.71 शेयर है. और गवर्नमेंट जो है प्लान कर रहा है, दोनों मिलकर दे आर प्लानिंग टू सेल अराउंड 60.72% स्टेक. इसको सेल करना है गवर्नमेंट और आईडीबीआई दोनों मिला के. दे आर गोइंग टू सेल दिस मच, दे होल्ड दिस मच एंड दे आर गोइंग टू सेल दिस मच. हाँ, तो अक्टूबर 7 जो है इस साल जो है गवर्नमेंट जो है अक्टूबर 7 में, हाँ, वो बोला कि वी आर गोइंग टू सेल 60.72% ऑफ द शेयर्स. तो काइंडली जिसको जिसको लेना है, शेयर खरीदना है, अपना बिड करिए. बिड करने के लिए कहा था. बट और लास्ट डेट रखा था दिसंबर 16 तक सबको अपना बिड दे देना था खरीदने का. बट क्या हुआ कि ये जो एक्विजिशन होता है, मर्जर एक्विजिशन, ये इन्वेस्टर बैंकर्स का काम होता है. उनको बहुत कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है तभी वो बिड करते हैं. तो बिकॉज ये दिसंबर एंड जो है वो ईयर एंड होता है तो वो सब कोई छुट्टी पे चले जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना ही था एंड इट हैज़ एक्सटेंडेड फर्दर टू जनवरी. और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कोई बिड नहीं आता है, सफिशिएंट बिड्स अमाउंट नहीं आता है, तो फिर गवर्नमेंट एक्सटेंड करता जाता है. तो फिर और हाँ, कुछ कंडीशंस रखे हैं. तो इट हैज़ फ्रॉम अक्टूबर 7 था, स्टार्ट किया था, डेडलाइन 16 था, अब इसको जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक. तो फिर इसमें कोई भी बिड नहीं कर सकता. जैसे कि इंडिया के जो भी इंडस्ट्रीज है, हाँ, जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द बिड. हाँ, बैंक्स
बैंक्स एंड एनबीएफसीज ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बिड में, हाँ, कि कुछ और शेयर खरीदना आईडीबीआई में तो कर सकते हैं, प्लस फॉरेन बैंक्स भी कर सकते हैं इसमें, हाँ। बट जो मेन क्राइटेरिया है कि पोटेंशियल बायर का जो है मिनिमम नेट वर्थ जो है, हाँ, नेट वर्थ जो मार्केट में दैट शुड बी अराउंड 22,500 करोड़, ये फिक्स है कि द मिनिमम नेट वर्थ शुड बी 22,500 करोड़। और जो इनकम है, अगर कोई कॉर्पोरेट खरीद रहा है बाहर का, इंडिया का नहीं, तो फिर उसका जो वो नेट प्रॉफिट कमाया हो, जैसे कोई बैंक खरीद रहा है, फॉरेन बैंक खरीदा है, तो नेट प्रॉफिट वो कमाया हो, हाँ, लास्ट 3 साल में, लास्ट 5 सालों में 3 साल में प्रॉफिट कमाया हो, ये ज़रूरी है अगर उसको एज ए बिडर क्वालिफाई करना है तो, अगर उसको एज ए बिडर बिडर बनना है तो, इस आईडीबीआई बैंक का शेयर खरीदना है तो दीज आर द टू कंडीशंस जो कि वेरी मच एसेंशियल है। तो अर्लियर द गवर्नमेंट ऑन October 7 हैड इनवाइटेड द बिड फॉर द आईडीबीआई बैंक फॉर विच द लास्ट डेट इज December 16, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड करने का बात हो गया है अब। नेक्स्ट इज व्हीट acreages surges 25% फ्रॉम लास्ट ईयर बट वेदर रिमेन्स अ कंसर्न। तो ये यहाँ बात चल रहा है वीट का। तो वीट का एक्रिएज मतलब क्या होता है? द एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, इसको एक्रिएज बोलते हैं, एरिया ऑफ लैंड। तो ये 25% से इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्यों फार्मर क्यों आखिर वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं? स्पेशली यूपी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस बार। बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मर को पता चल गया है कि गवर्नमेंट के ग्रैनरीज में, गवर्नमेंट का जो स्टॉक होता है एफसीआई का, वो स्टॉक कम है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय, गवर्नमेंट खरीदेगा वीट को। सेकेंड जो है प्राइस जो है वीट का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर हम ये कारण है कि फार्मर को लग रहा है। तीसरा ये भी रीज़न है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं, प्राइवेट ट्रेडर्स, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर के, तो ये इनका सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग है। दिस आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच तो फार्मर को लग रहा है कि वी शुड प्रोड्यूस मोर वीट, इसलिए वो ज़्यादा वीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ा दिए हैं। तो एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया है बाई 25%। लास्ट ईयर अगर हम लोग बात करें, लास्ट ईयर जो है इट वॉज अराउंड 20.39 मिलियन हेक्टर्स, हाँ, और दिस ईयर जो है, दिस ईयर इट इज 25.57 मिलियन हेक्टर्स। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 20.39 टू 25.57 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड इन। तो फिर देयर हैज बीन इंक्रीज इन 25% इन एक्रिएज। और जो प्राइस ऑफ वीट का अगर हम लोग बात करें, क्यों इतना लिक्रेटिव लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है फार्मर्स को? क्योंकि प्राइस वीट का बढ़ा है। जनवरी 2022, हाँ, और नवंबर, अभी जो नवंबर था, नवंबर 22, इन दोनों में अगर प्राइस का देखें तो जनवरी 2022 में इट वाज अराउंड 2228 पर क्विंटल, हाँ, और अभी नवंबर में इट वाज अराउंड 2721 पर क्विंटल, ये वीट का प्राइस था। और ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? बेसिकली डिमांड और सप्लाई को, सप्लाई से जितना डिमांड होगा, जितना सप्लाई होगा, उस हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है वीट का। और प्लस कोई अगर इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट है, इंटरनेशनल प्राइस, तो इन दो फैक्टर्स की वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो फिर और मेजर वीट प्रोड्यूसिंग नेशन स्टेट्स का अगर हम बात करें तो कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, बिहार है, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसका हरियाणा हो गया, फिर राजस्थान हो गया। तो दीज आर द स्टेट्स, हाँ, जिसमें कि वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। पर एक बहुत बड़ा कैच है कि वेदर जो है बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। क्यों वेदर इज अ कंसर्न? बिकॉज वीट को जो है कंडीशन चाहिए होता है दैट इज अराउंड 14 to 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है डे टाइम में, हाँ। पर अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डे टाइम में तो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू डिक्रीज द यील्ड डिक्रीज हो जाएगा, वीट का आउटपुट घट जाएगा। अगर विंटर इस बार जो है थोड़ा वार्म है डे टाइम में, इस कारण से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वीट का जो प्रोडक्शन है, वो यील्ड है, वो हो सकता है कम हो जाए। तो दिस इज एक्चुअली एक मैटर ऑफ कंसर्न कि एरिया इंक्रीज हुआ फिर भी हो सकता है यील्ड कम हो। दिस ईयर, इस साल जो है, जो डे टाइम जो है थोड़ा वार्म है, पर वीट को क्या चाहिए होता है? फॉग चाहिए होता है, मिस्ट चाहिए होता है, हाँ, फॉग, मिस्ट, और थोड़ा सा कोल्ड वेदर होना चाहिए, 14 to 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। पर अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगा। तो दिस इज अ मेजर कंसर्न कि वेदर जो है, वेदर इज़ अ वेरी स्ट्रांग फैक्टर। तो इसलिए हमें अगर कुछ भी कभी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो, उसमें अगर हमें कोई पॉइंट बताना है तो वी कैन से, हाँ, कि फॉर एग्जांपल कि वीट को ये कंडीशंस चाहिए, बट बिकॉज इफ इट्स डजंट गेट,
तो फिर उसका प्रोडक्टिविटी घट जाता है, एंड देयर इज अ एविडेंस, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो प्रोडक्टिविटी कम हुआ वीट का जस्ट बिकॉज जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था बिफोर हार्वेस्टिंग से पहले, जो है टेम्परेचर इसकी इंक्रीज होने के कारण, हाँ, जो प्रोडक्टिविटी था, जो वर्ल्ड था, वो घट गया था, नहीं तो और भी अच्छा प्रोडक्शन होता। तो लास्ट ईयर जस्ट अहेड ऑफ हार्वेस्टिंग दैट बिकॉज ऑफ द सडन राइज इन टेम्परेचर द वीट yield had decreased। तो ट्रेडर्स अभी का बात करें तो ट्रेडर्स आर कॉन्फिडेंट दैट द टोटल एक्रिएज विल बी 10 to 15% मोर देन द प्रीवियस ईयर्स, अगर टोटल बात करें तो आफ्टर कंसिडरिंग द yield इशू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स राइज फॉर द फोर्थ वीक एंड हिट ओवर ए 3-month हाई। तो फॉरेक्स रिजर्व्स हमें पता है ये कॉन्स्टेंटली पहले घट रहा था, अब लेकिन थोड़ा बढ़ा है। ये फॉरेक्स रिजर्व राइट नाउ इट रोज टू $561.16 बिलियन। हाँ, बिलियन डॉलर। ये कब का डेटा है? दिसंबर 2 का डेटा है। हाँ, और ये इंक्रीज क्यों हुआ? बेसिकली रिवैल्यूएशन के कारण। हाँ, जो भी हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट के कारण फिर से रिवैल्यूएट किया जाता है, तो रिवैल्यूएशन अगर होता है तो इंक्रीज हो गया है। और दूसरा जो मार्केट इंटरवेंशन जो आरबीआई करता है, मतलब अगर फॉरेक्स रिजर्व खरीद रहा है आरबीआई, तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द रिजर्व्स। तो दो रीजन हो गया, रिवैल्यूएशन और दूसरा मार्केट इंटरवेंशन के कारण। अगर हम लोग ट्रेंड का बात करें, ये तो था दिसंबर 2 का। जनवरी 22 में फॉरेक्स रिजर्व्स वाज अराउंड 632.7 बिलियन। जनवरी 22 जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, तो जनवरी 22 में इट वाज $632.71 बिलियन। उसी तरह नवंबर 25 में कितना में इट वाज अराउंड $550.14 बिलियन। हाँ, और दिसंबर 2 में कितना हो गया है? $561.16 बिलियन। तो यू कैन सी किस तरह से, सॉरी डॉलर है ये, यू कैन सी किस तरह से जो है घटा और फिर थोड़ा सा अभी मार्जिनली इंक्रीज हुआ, मेनली बिकॉज ऑफ मार्केट इंटरवेंशन एंड रिवैल्यूएशन। जो फॉरेक्स रिजर्व जो है आरबीआई जो रखता है वो 4 फॉर्म में रखता है। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। दैट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में। फॉरेन करेंसी एसेट्स जैसे ओवरसीज का किसी बैंक का अगर आरबीआई ने सिक्योरिटी खरीदा है, सिक्योरिटी परचेज करेगा, सिक्योरिटी मिलेगा आरबीआई को, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, बदले में आरबीआई को पैसे देने होते हैं, तो दिस पैसे इज इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, दूसरे कंट्री में इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स रखा जाता है, तो दैट इज द फॉरेक्स रिजर्व फॉर आरबीआई। तो फॉरेन करेंसी वो एक फॉरेन करेंसी एसेट्स है, ये सिक्योरिटी, दिस इज फॉरेन करेंसी एसेट्स, और ये फॉरेन करेंसी एसेट्स को एज अ रिजर्व ट्रीट किया जाता है। तो ओवरसीज सिक्योरिटी हो गया, ओवरसीज सिक्योरिटी। हाँ, दूसरा हो गया अगर आरबीआई ने डिपॉजिट कर रखा है सेंट्रल बैंक्स में, हाँ, सेंट्रल बैंक्स में, बाहर के कंट्री के सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट किया है, तो दैट इज ऑल्सो फॉरेन करेंसी एसेट्स। उसके बाद अगर कमर्शियल बैंक्स में, बाहर के फॉरेन कंट्रीज के कमर्शियल बैंक्स में आरबीआई ने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो दैट इज अ फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो फॉरेन करेंसी एसेट इज ए फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। सेकेंड हो गया गोल्ड। गोल्ड आरबीआई बेसिकली रखता है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में, और डोमेस्टिकली अपने अपने पास। तो 3 फॉर्म में गोल्ड रखता है आरबीआई। तो दिस is also a form of foreign currency as this is also a forex reserve for RBI। थर्ड हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में क्या है कि फॉरेन रिजर्व्स जो है आईएमएफ के पास रहता है। ये बेसिकली एक तरह का क्लेम होता है, जैसे इंडिया का क्लेम ऑन आईएमएफ। आईएमएफ के पास पहले ना कुछ ही करेंसीज है पहले गोल्ड के फॉर्म में एक्सचेंज किया जाता था, तो उसका कमी हो जाता था। तो इस कारण से क्या है कि कुछ करेंसीज को इंक्लूड किया गया जिसमें कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता हो, ताकि कोई भी कंट्री उस करेंसी में ट्रेड कर सके। इसलिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाया गया जिसमें कि 5 करेंसीज को लिया गया। हाँ, यूरोप का यूरो हो गया, जापान का येन हो गया, हाँ येन, पाउंड स्टर्लिन यूके का हो गया पाउंड, और यूएस का ऑफ कोर्स डॉलर है, यूएस डॉलर, और चाइनीज़ का युआन या फिर रेनमिनबी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 5 करेंसी को स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इंक्लूड किया गया। और कोई भी कंट्री जो है जितना अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है एसडीआर में, वो उतना अमाउंट ऑफ ये करेंसी को क्लेम कर सकता है, तो इसमें एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज स्पेशल ड्राइंग राइट। एंड लास्ट इज रिवर्स ट्रांसपोजिशन। रिवर्स ट्रांसपोजिशन, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो बेसिकली जो आईएमएफ का जो फंक्शनिंग होता है, उसके लिए आईएमएफ को पैसे चाहिए होते हैं, तो आईएमएफ एक फिक्स्ड कोटा रखा है,
हाँ, हर कंट्री को इतना कंट्रीब्यूट करना है, तो दैट इज ऑल्सो रिजर्व, जो वही कोटा है इंडिया का, दैट इज अ रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन विद IMF। सो दिस इज ऑल्सो है फॉरेक्स रिजर्व फॉर RBI। तो फॉरेक्स रिजर्व फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन IMF के फॉर्म में रहता है इन तरीकों से। The RBI in the past has said changes in its reserves is a function of revaluation gains or losses as well as market interventions. So this was all about the news. If you like the news, kindly like. और फिर कल मिलते हैं. I will try to be consistent now onwards. So thank you so much. See you again.